ये कुछ स्टार ट्रेक जैसी चीज लगती है, एक भविष्यवादी लेजर हथियार जो अब तक के किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर है, जो प्रकाश की गति से फायर करता है और मीलों दूर मौजूद लक्ष्य को गिरा देता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, लेजर अब सिर्फ साइंस फिक्शन की चीज नहीं रह गए हैं। वे सबसे ताकतवर और सटीक निर्देशित ऊर्जा हथियार विकसित करने की वैश्विक दौड़ के केंद्र में हैं। चीन, रूस, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम इस दौड़ में हैं। लेकिन सोंगबो, अमेरिकी नौसेना की नई लेजर तोप के साथ अमेरिका को लगता है उसने जीत ली है। यही कारण है सोंगबो में 400 किलोवाट की लेजर होगी। ये उसके पुराने वर्जन 60 किलोवाट हेलियोस से एक बड़ा कदम आगे है। अतिरिक्त ऊर्जा से ये बड़े, ज्यादा मजबूत और दूर के लक्ष्यों को तेजी से मार सकेगा। आधुनिक युद्ध के बदलने पर सतही जहाजों को ड्रोन के झुंड और आती हुई मिसाइलों जैसे गंभीर हवाई खतरों से निपटने के लिए नए हथियार चाहिए। पारंपरिक इंटरसेप्टर कई मिलियन डॉलर के हो सकते हैं, जबकि सोंगबो का एक शॉट सिर्फ $1 में हो सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया भर के देश इस पर ध्यान देंगे। क्या ये उतना कारगर है जितना बताया गया? सोंगबो अभी विकास में है, फिलहाल यही जानकारी है। शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाल ही में भू राजनीतिक माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। एक अमेरिकी कांग्रेस की एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक हाल के वर्षों में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। अब चीन जैसे देशों के पास कई ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलें हैं। चीन की नौसेना दशकों से आधुनिक हो रही है, जिससे वो अब एक मजबूत दुश्मन बन गई है। कांग्रेस के अनुसार बहस है कि क्या भविष्य के संघर्षों में अमेरिका के सतही जहाजों को इन हथियारों की पहुंच से बाहर रहना पड़ सकता है। अब चीन ही इकलौता खतरा नहीं है। अब तक इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना को 2 मुख्य सीमाएं झेलनी पड़ी हैं। पहली, हथियार भंडार की सीमित क्षमता। हवाई खतरों के जवाब में सतही जहाजों की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ले जाने की क्षमता सीमित होती है। और दूसरी बात, मार गिराने की लागत बहुत ही असंतुलित रूप से अधिक है। एक मानव रहित हवाई वाहन, जिसे ड्रोन भी कहा जाता है, बहुत कम लागत में बनाया जा सकता है, लेकिन उसे गिराने में सचमुच एक बड़ी रकम खर्च हो सकती है। और हम इन सब बातों पर थोड़ी देर बाद और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये समस्याएं केवल अमेरिकी नौसेना तक ही सीमित नहीं है और इनका समाधान भी अलग नहीं है। यही समाधान दुनिया भर की सरकारें तलाश रही हैं। लेजर, या अगर पूरा नाम लें तो उच्च शक्ति वाली निर्देशित ऊर्जा हथियार। अमेरिकी नौसेना काफी समय से लेजर तकनीक में निवेश कर रही है। उसे रोनाल्ड रीगन की स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव से ही इसमें रुचि है। 1983 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य अमेरिका को परमाणु हमले से बचाने के लिए एक अंतरिक्ष आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना था, जिसमें लेजरों का एक नेटवर्क शामिल होता। प्रेस ने इसे स्टार वॉर्स कहा। यह उस भविष्य का हिस्सा था जो तब भी दूर था और सच में भी। साथ ही ये आर्थिक और व्यावहारिक रूप से कुछ हद तक असफल रहा। हमें कुछ दिलचस्प बातें सीखने को मिली, लेकिन ये अपने वादे पूरे नहीं कर सका। फिर भी ये लेजर हथियारों की संभावनाओं के प्रति लंबे आकर्षण की शुरुआत थी। 1990 के दशक के अंत में अमेरिका और इजराइल ने सैन्य टैक्टिकल हाई एनर्जी लेजर नॉटस बनाया। इसमें केमिकल लेजर था जो अपनी ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रिया से लेता था, लेकिन 2005 में $300 मिलियन खर्च के बाद परियोजना बंद हो गई। इस हथियार की आलोचना हुई कि यह भारी, महंगा और तैनात करने में कठिन है। अन्य लेजर कार्यक्रम आए और गए, लेकिन केमिकल लेजरों ने कई समस्याएं पैदा की। इनमें मेगावाट पावर तो थी, पर लॉजिस्टिक के लिहाज से ये बेहद मुश्किल थे। ये खतरनाक ईंधन के विशाल टैंकों पर निर्भर थे, जिनसे खतरनाक निकास धुएं के गुबार बनते थे। यह स्पष्ट था कि यह आदर्श नहीं था, खासकर चलायमान प्लेटफॉर्म जैसे जहाज या वाहन पर। एक बहुत बेहतर समाधान बिजली में नजर आया। एक किरण को पतले कांच के रेशों के जरिए उत्पन्न और प्रवर्धित किया जाता। रसायनों की जगह फाइबर लेजर छोटे, सुरक्षित और चलायमान प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल के लिए बेहतर हैं। उनके पास केमिकल लेजर जैसी ताकत नहीं, लेकिन सिद्धांततः इन्हें तैनात करना तहीं आसान है। इसे मौत की किरण नहीं, बल्कि लेजर पॉइंटर की तरह समझें। मुख्य चुनौती फाइबर लेजर से पर्याप्त शक्ति बनाना था। 2000 के दशक के अंत और 2010 के शुरुआती वर्षों में शोधकर्ताओं ने छोटे लेजरों की सामूहिक शक्ति से संयुक्त बीम और एरे सिस्टम बनाए, और यहीं पर अब तकनीकी छलांगे लगाई जा रही हैं। लेकिन जो कुछ भी पहले हुआ है,
सोंगबो में अपने पूर्ववर्तियों को पीछे छोड़ने की क्षमता है। ये ड्रोन, प्रोजेक्टाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी बढ़ती हवाई धमकियों के जवाब में बनाया गया है। यह नौसेना के हेलियोस के बाद है, जो उच्च ऊर्जा लेजर हथियार है और अर्लेबर्ग श्रेणी के विध्वंसक पर तैनात है। हेलियोस जहाज 60 किलोवाट की ताकत से फायर करता है, वहीं सोंगबो 400 किलोवाट की ताकत से ज्यादा शक्तिशाली वार करेगा। ये कई 50 किलोवाट फाइबर लेजर मॉड्यूल्स को मिलाकर एक बीम बनाता है। हालांकि ये सिर्फ कई छोटे लेजर को जोड़ने जितना आसान नहीं है। सही तरीके से काम करने के लिए अलग अलग लेजर तरंगों को बिल्कुल सटीक तरीके से संरेखित और सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। अगर तरंगे जरा भी गड़बड़ हो जाएं, तो उनकी संयुक्त बीम की गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। सोंगबो इस समस्या को बीम कंट्रोल असेंबली से हल करेगा, जो कई लेजरों को ऑप्टिकल तरीके से मिलाकर मजबूत बीम बनाता है। आउटपुट में ऐसा लगता है जैसे आपके पास बड़ा लेजर है, लेकिन इसकी देखभाल और संचालन बहुत आसान है। ये बीम की गुणवत्ता बरकरार रखते हुए पावर बढ़ाने का स्मार्ट तरीका है। लंबी दूरी पर और तेजी से चलने वाले लक्ष्यों के साथ यह सटीकता वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए सोंगबो जैसे लेजर बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और फिर उसे एक बहुत छोटे क्षेत्र पर केंद्रित कर देते हैं। जैसा कि हमने अन्य वीडियो में बताया है, ये वही सिद्धांत है जैसा आर्किमिडीज की प्रसिद्ध और संभवतः किंवदंती मानी जाने वाली ताप किरण में था। इसमें दर्पण या कांच का उपयोग सूर्य की ऊर्जा को हमला करने वाले जहाजों पर परावर्तित और केंद्रित करने के लिए किया जाता था, जिससे अगर वो अस्तित्व में था तो जहाजों में आग लग जाती थी। और हम उस समय से काफी आगे आ चुके हैं, लेकिन हम बहुत दूर भी नहीं हैं। दर्पणों की जगह सोंगबो ऊपर बताए गए फाइबर लेजर तकनीक पर निर्भर करेगा। ये मुख्य रूप से ये टर्बियम जैसी दुर्लभ धातुओं वाले महीन कांच रेशों का उपयोग करता है। मेरे लिए यह नया है कि इससे बीम उत्पन्न की जाती है। इस तरह की फाइबर तकनीक ने लेजर हथियारों में जिस तरह की सटीकता की जरूरत होती है, उसमें बेहतर फोकसिंग साबित की है। जब यह सटीक बीम लक्ष्य पर लगती है, तो तेजी से गर्मी देती है। ये गर्मी सतहों को जला सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर जैसी चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है और कंपोनेंट्स को फेल कर सकती है। आशा है कि 400 किलोवाट श्रेणी की किरण का ऊर्जा घनत्व लंबी दूरी पर बड़े लक्ष्यों पर भी ये असर डाल सकेगा। सोंगबो मुख्य रूप से ड्रोन और मिसाइल रक्षा के लिए है। साथ ही पल्स्ड फाइबर लेजर से रिमोट सेंसिंग और टारगेट इल्यूमिनेशन भी करेगा। ये उम्मीद की जाती है कि इसे नौसेना के सतही जहाजों पर स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसे जमीन पर भी तैनात किया जा सकता है, जिससे यह वास्तव में काफी बहुउपयोगी बन जाता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये बड़ी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। लेजर अब सैन्य निवेश में अहम बन रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन निर्देशित ऊर्जा हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। अमेरिकी नौसेना, सेना, वायुसेना और मिसाइल डिफेंस एजेंसी उच्च ऊर्जा लेजर, माइक्रोवेव और युद्ध क्षेत्र पावर सिस्टम में निवेश कर रही हैं। इस अप्रैल में रक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बजट प्रस्ताव पेश किया, जिसे आधुनिक इतिहास का सबसे महंगा सैन्य व्यय बताया गया। अब जब अमेरिका के ज्यादा से ज्यादा विरोधी और संभावित विरोधी अपनी क्षमताओं में निवेश कर रहे हैं, तो वर्चस्व बनाए रखना खर्च की प्राथमिकता है। जूल्स डब्ल्यू हर्थ III, राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध के लिए अंडर सेक्रेटरी और मुख्य वित्तीय अधिकारी, ने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में पीढ़ियों तक असर डालने वाला निवेश के रूप में सराहा है। सोंगबो एक प्रोग्राम है जो इस निवेश से अलग है, लेकिन ये उसी व्यापक दुनिया का हिस्सा है। ड्रोन के झुंड जैसे हवाई खतरे विदेशी संघर्षों में लगातार चुनौतीपूर्ण हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन का उपयोग लगातार विकसित हुआ है। इसी के साथ विशेष रूप से चीन द्वारा विकसित हाइपरसोनिक मिसाइलों को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बताया गया है। सैन्य तकनीक को खुद को ढालकर टिके रहना होता है, इसलिए सोंगबो इस जरूरी रक्षा संरचना का हिस्सा बनेगा, हालांकि वह काफी शक्तिशाली हिस्सा होगा। अमेरिकी नौसेना ने इस परियोजना में करीब $30 मिलियन का निवेश किया, जिसकी फंडिंग ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च से मिली। जून 2025 में उसने बताया कि अनुबंध कैलिफोर्निया के मुरिएटा में कोहेरेंट एरोस्पेस एंड डिफेंस को मिला। कुछ समय बाद यह डिवीजन निजी निवेशक एडवेंट इंटरनेशनल को बेच दिया गया। अब इसका नाम अटलॉन है और कंपनी
एरोस्पेस व डिफेंस के लिए प्रिसीजन ऑप्टिक्स व लेजर सिस्टम्स पर केंद्रित है। इसकी नई वेबसाइट इसे ऐसे बताती है कि ये युद्धरत सैनिकों को अगली पीढ़ी के डायरेक्टेड एनर्जी समाधानों से सशक्त बनाता है, जो आज के खतरों को मात देने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन सारी मार्केटिंग बातों से हटकर सोंगबो के कुछ असली फायदे हैं, जो दूसरी तकनीकों के मुकाबले बेहतर हैं। चलिए देखते हैं कि इसके फायदों की सूची में क्या-क्या शामिल है। हम पहले ही उस 400 किलोवाट बीम के बारे में बात कर चुके हैं। इतनी ज्यादा शक्ति हासिल करना मतलब इसकी रेंज और विनाशकारी क्षमता में जबरदस्त इजाफा होना। इसमें तो यहां तक क्षमता हो सकती है कि ये उन खतरों को भी खत्म कर दे जिन्हें दूसरी प्रणालियां नहीं कर सकती। इनमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स शामिल हैं, जो पारंपरिक इंटरसेप्टर्स के लिए बहुत तेज होते हैं, और हार्डन क्रूज मिसाइलें जिन्हें कमजोर लेजर नहीं रोक पाते। माना जाता है कि उड़ान में क्रूज मिसाइल को जलाने के लिए कम से कम 300 किलोवाट की जरूरत होती है, जिससे सोंगबो लेजर सक्षम है। हालांकि ये अभी सिद्ध नहीं हुआ है। ये सब उम्मीदों पर आधारित है, लेकिन हमारे पास फिलहाल यही है। अगला पहलू है इसकी लागत प्रभावशीलता। युद्ध बेहद महंगे होते हैं। जैसा कि आप शायद जानते हैं, आप मेगा प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, और हाँ, ये काफी महंगा है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के कॉस्ट्स ऑफ वॉर प्रोजेक्ट के तहत किए गए शोध में अनुमान लगाया गया कि अक्टूबर 2023 से 2025 तक मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य खर्च 31 से 33.7 अरब डॉलर के बीच था। नेवी ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में हूथी मिसाइल ड्रोन हमलों से निपटने में करीब 2 अरब डॉलर गोला बारूद पर खर्च किए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन खतरों का वे सामना कर रहे हैं, वे बहुत सस्ते हो सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ $100 की लागत वाले ड्रोन ने कई मिलियन डॉलर के कॉम्बैट सिस्टम्स को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। यहां तक कि महंगे ड्रोन को निष्क्रिय करने में भी ज्यादा खर्च होता है। शाहिद 136 जैसे ईरानी वन वे अटैक ड्रोन की कीमत 20,000 से 50,000 डॉलर हो सकती है, जबकि इन्हें गिराने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों पर अमेरिका को लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। और यहीं पर सोंगबो और अन्य लेजर हथियार बड़ा फर्क ला सकते हैं। निर्देशित ऊर्जा हथियारों की प्रति शॉट लागत पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की तुलना में बहुत कम है। सोंगबो की हर शॉट की कीमत लगभग $1 से $10 के बीच है, क्योंकि इसका इकलौता गोला बारूद बिजली है। ये ऊर्जा स्रोत इसे एक और फायदा भी देता है। जब तक जहाज की पावर सप्लाई चलती रहती है, ये काम करता रहेगा। लगभग असीमित गोला भंडार क्षमता से मिसाइल स्टॉक खत्म होने का डर नहीं। रसद के लिहाज से यह बहुत आसान है। विपरीत रूप से पैट्रियट मिसाइल बैटरी में आमतौर पर 6-8 लॉन्चिंग स्टेशन होते हैं। हर एक में 16 पैक 3 या 4 पैक 2 मिसाइलें रखी जा सकती हैं। अधिकतम इसमें 120 मिसाइलें फायर करने के लिए तैयार होती हैं। यह इसकी कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है। समुद्र में जगह कीमती होती है। सतही जहाज सीमित इंटरसेप्टर ले जा सकता है। गोला बारूद कम होना विंचेस्टर जाना कहलाता है। एजिस कॉम्बैट सिस्टम वाले जहाज, जो अमेरिकी नौसेना के बेड़े की लंबे समय से ढाल माने जाते हैं, आमतौर पर अधिकतम 96 मिसाइलें ले जाते हैं। संख्या ज्यादा लग सकती है, लेकिन ये जानी पहचानी सीमा है। जब ये खत्म होती हैं, तो बस खत्म हो जाती हैं। सोंगबो के पक्ष में एक और बात भी है। खतरों के सामने लेजर हथियार तेज होते हैं। जहां मिसाइल या गोलियों को लक्ष्य तक पहुंचने में सेकंड लगते हैं, वहीं सोंगबो दागते ही तुरंत पहुंच जाता है। पारंपरिक हथियारों के विपरीत इसे बार बार चला सकते हैं, न रिलोडिंग और न इंतजार। ये तब उपयोगी है जब आपके पास कई प्रोजेक्टाइल्स हों और आप तुरंत अगले पर बढ़ना चाहें। आजकल युद्ध अक्सर गुणवत्ता से ज्यादा संख्या से तय होता है। ड्रोन, डिकॉय या प्रोजेक्टाइल्स का बड़ा झुंड लॉन्च करना रक्षा प्रणाली को पस्त करने का असरदार तरीका है, जिसे रणनीतिकार सैचुरेशन अटैक कहते हैं। बहुत सारे लक्ष्यों को संभालना मुश्किल है, दोबारा ध्यान केंद्रित करने का समय नहीं मिलता और मिसाइलें जल्दी खत्म हो जाती हैं। लेकिन सिद्धांत रूप में जब तक बिजली की आपूर्ति बनी रहती है, निर्देशित ऊर्जा हथियार लगातार चलते रह सकते हैं। हालांकि हमें इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से बहुत सावधान रहना चाहिए। एक हाई एनर्जी लेजर को भी किसी लक्ष्य को निष्क्रिय करने और फिर अगले पर जाने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए अगर सैचुरेशन अटैक बहुत बड़े पैमाने का हो, तो उसकी क्षमता की भी एक सीमा होती है। अगर कई लेजर हथियार हों, तो इसका फायदा बहुत बढ़ सकता है।
निर्देशित ऊर्जा हथियार लगातार लक्ष्य पर बीम बनाए रख सकते हैं और खतरे का पीछा भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि सॉन्गबो हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। असल में ये अमेरिका जैसे रक्षकों के लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें मैक 5 से तेज और अप्रत्याशित दिशा बदलने में सक्षम होती हैं, जिससे इन्हें गिराना मुश्किल होता है। इसकी तुलना बैलिस्टिक मिसाइल से करें। इसमें पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियां इसे ट्रैक कर इसके आगे के उड़ान पथ का हिसाब लगा सकती हैं, क्योंकि ये काफी हद तक पूर्वानुमेय होता है। फिर वे एक इंटरसेप्टर लॉन्च करेंगे ताकि वह उस जगह पर मिल सके जहां उसके पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है। हाइपरसोनिक मिसाइलें इन नियमों का पालन नहीं करती। वे तेज होती हैं और उड़ान में रास्ता बदलती हैं, जिससे उनके उड़ान पथ का अनुमान लगाना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिद्धांत रूप में सॉन्गबो का उच्च शक्ति, प्रकाश की गति से हमला करने की क्षमता और लगातार फायरिंग की क्षमता का विजयी संयोजन उसे जीत दिला सकता है। अब तक हमने सिर्फ फायदों की बात की है, लेकिन नुकसान भी है। सॉन्गबो की सीमाएं और आलोचक अब भी मौजूद हैं, चाहे वो कितना भी शानदार लगे। और यकीन मानिए, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। लेजर हथियारों की मुख्य बाधाओं में से एक खुद प्रकृति है। धुंध, कोहरा और बारिश जैसी मौसम स्थितियां प्रकाश को सोखकर लेजर किरण को बिखेर देती हैं। और यही बात धुएं, नमक के कणों और अगर इसे जमीन पर इस्तेमाल किया जाए तो धूल और रेत पर भी लागू होती है। ये समाधान हर मौसम में नहीं चलता और समय के साथ दुश्मन के जहाज ऐसे उपकरण लगा सकते हैं जो खुद को बचाने के लिए धुआं या दूसरी तरह की आग पैदा करें। यह लेजर का मुकाबला करने का एक बहुत ही आसान तरीका होगा। समुद्री परिस्थितियां समस्या बनेंगी, क्योंकि लेजर सीधी रेखा में चलता है, जो बदलती पानी की सतह पर हमेशा संभव नहीं। खराब समुद्र और ऊंची लहरें आसानी से बीम को बाधित कर सकती हैं, खासकर लंबी दूरी पर। यहां तक कि जहाज का कंपन भी मुश्किलें ला सकता है। हाई एनर्जी लेजर्स सटीक होते हैं, पर जहाज का संचालन अस्थिर रहता है। लहरों, समुद्र की हलचल और जहाज की मशीनों से भी कंपन महसूस होते हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए स्थिर लॉक बनाए रखना बहुत मुश्किल है। और व्यावहारिक रूप से यहां आसमान या यूं कहें कि क्षितिज रेखा ही सीमा है। लेजर तो समझदार है, लेकिन वो जादुई तरीके से क्षितिज के पार नहीं जा सकता। यह एक निश्चित भौतिक सीमा है, जो एजिस जैसे कॉम्बैट सिस्टम्स की तुलना में है। हाई एनर्जी लेजर सिस्टम्स की एक और कमी थर्मल ब्लूमिंग है। ये मूल रूप से तब होता है जब लगातार चलने वाली लेजर बीम अपने चारों ओर की हवा को गर्म कर देती है, जिससे वो डीफोकस हो जाती है और कम प्रभावी हो जाती है। ये समस्या तब बढ़ती है जब टारगेट्स सीधे सामने से आते हैं, जिसे डाउन द थ्रोट शॉट कहते हैं। ऐसे समय में बीम को लंबे समय तक एक ही दिशा में टिके रहना पड़ता है। जितना शक्तिशाली लेजर हथियार, उतनी ही यह समस्या बढ़ती है। इसलिए 400 किलोवाट सॉन्गबो के लिए यह बड़ी समस्या बन सकती है। ऑपरेशन के लिहाज से इतनी सारी शक्ति एक तरह से दो-धारी तलवार जैसी है। हमने उस हथियार के फायदों पर चर्चा की है जो जहाज की बिजली से चलता है। जब तक जहाज की बिजली सप्लाई बनी रहेगी, हथियार भी चलता रहेगा। देखिए, हाई पावर लेजर को भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है और उन्नत कूलिंग क्षमता भी चाहिए होती है। वे जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ गर्मी के रूप में नष्ट हो जाता है, जिसे बाहर निकालना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हथियार आखिरकार खराब हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का तापमान नियंत्रण जरूरी है। इसका मतलब है खास कूलिंग सिस्टम, जो जहाज के पावर सिस्टम पर बहुत दबाव डालता है, खासकर जब रडार और प्रोपल्शन को पहले प्राथमिकता दी जाती है। पत्रकार चार्ल्स मिशेल के अनुसार चुनौती यह है कि युद्धपोत को एक साथ स्थिर पावर प्लांट और हीट सिंक की तरह काम करना पड़ता है। साथ ही हाई डिमांड सेंसर, कॉम्बैट सिस्टम, होटल लोड्स व अन्य उपकरण भी चलाने होते हैं। वे कहते हैं कि लेजर लड़ाई जहाज के फ्यूल टैंक से ज्यादा उसकी विद्युत और तापीय अतिरिक्त क्षमता से सीमित होगी। अगर लेजर को लगातार चलाया जा रहा है तो उसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी लगातार बढ़ती गर्मी को कितनी जल्दी हटाया जा सकता है। नौसैन्य उद्योग की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुद नौसेना मानती है कि अर्लेबर्ग विध्वंसक जहाजों की विकास क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच गई है। ये सवाल उठता है कि इतने पुराने जहाज सॉन्गबो की भारी विद्युत और शीतलन जरूरतें कैसे संभालेंगे। अमेरिकी नौसेना इस चुनौती से परिचित है और अगली पीढ़ी के सतह पोतों की डिजाइन में
ज्यादा बिजली उत्पादन शामिल कर रही है ताकि निर्देशित ऊर्जा हथियार लगाए जा सकें। दिसंबर 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना की योजना की घोषणा की, जिसमें अब तक के सबसे बड़े युद्धपोतों के एक नए वर्ग को विकसित करने की बात कही गई थी। आशा है कि पहला यूएसएस डिफाइंड 2030 के दशक की शुरुआत में तैयार होगा। योजनाओं के अनुसार डिफाइंड परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा ताकि नौसेना के बेड़े को उद्धरण के अनुसार लंबे समय तक संचालन, अधिक गति और आधुनिक युद्धों के लिए आवश्यक उन्नत हथियार प्रणालियों के माध्यम से युद्ध शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि मिल सके। इन योजनाओं में ट्रंप क्लास युद्धपोत पर 200, 300 या 600 किलोवाट लेजर और अन्य लेजर सिस्टम, ऑप्टिकल डेजलिंग व सेंसर बाधित करने के लिए लगे हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इसके बाद हमारे उसी विषय पर बने वीडियो को देख सकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इनमें से बहुत सी बातें अभी भी पुष्टि होना बाकी हैं। टिप्पणीकारों ने निर्देशित ऊर्जा हथियारों को ट्रंप क्लास जहाज की डिजाइन का केंद्र बताया है, लेकिन इस तरह के हथियारों के सामने हमेशा से ही चुनौतियां रही हैं। चुनौतियां जो 1980 के दशक से लेजर हथियारों के विकास में बाधा बनती आई हैं। यहां तक कि एक कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट भी इस पुराने कहावत को स्वीकार करती है, फिर से उद्धृत करते हुए, लेजर हमेशा भविष्य में X साल दूर हैं और हमेशा रहेंगे। सिर्फ पिछले साल ही नौसेना के शीर्ष बेड़े कमांडरों में से एक एडमिरल डैरल कोडल ने कहा था कि इस तकनीक में धीमी प्रगति को लेकर नौसेना को शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि भले ही इनके इस्तेमाल के पीछे का सिद्धांत मजबूत है, लेकिन उनका मानना है कि अमेरिका अभी भी इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। लेजर भले ही बहुत कुछ वादा करते हों, लेकिन वे अभी तक मिसाइल को नष्ट करने का व्यावहारिक तरीका नहीं बने हैं। 2024 की एक संगोष्ठी में रियर एडमिरल फ्रेड पॉल ने कहा कि नौसेना में अक्सर जरूरत से ज्यादा वादे करने और कम नतीजे देने की प्रवृत्ति है। उनके अनुसार उनके पास यह तकनीक देने की क्षमता नहीं थी। यह सब बहुत जाना पहचाना लगता है। मार्च में रिपोर्ट आई कि अमेरिकी सेना उस 300 किलोवाट लेजर सिस्टम का दायरा काफी घटा रही है, जिसे बनाने में उसने सालों लगाए। वॉल्किरी के नाम से मशहूर इनडायरेक्ट फायर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, नाम तो कमाल का है, एक ट्रक पर लगा लेजर हथियार था जिसे रॉकेट, तोप, मोर्टार और ड्रोन से बचाव के लिए बनाया गया था। 2023 से लॉकहीड मार्टिन के साथ अनुबंध के तहत इसका विकास हो रहा था। पहले 2 प्रोटोटाइप बनने थे और 2 और की संभावना थी। बाद में ये घटकर 1 रह गया, लेकिन फिर डिलीवरी की तारीख से कुछ ही महीने पहले जब इसका परीक्षण और अंतिम प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा था, तो ऐसा लगा कि इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सेना ने प्रोटोटाइप को तैनात करने की बजाय उसे नई संयुक्त लेजर हथियार प्रणाली के विकास को दिशा देने में इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये लेजर पहल अमेरिकी सेना और नौसेना का सहयोग है। सिद्धांत रूप में ये उन्हें अपने पिछले प्रयासों से शोध लेकर 150 किलोवाट की एक प्रणाली बनाने की अनुमति देगा, जिसे और बड़ा भी किया जा सकता है। पर पर्दे के पीछे चर्चा है कि उस लंबे नाम वाले प्रोजेक्ट को चुपचाप बंद कर दिया गया, क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी थे। योजनाओं के अनुसार प्रोटोटाइप्स को यूनिट्स को केवल सफल परीक्षण के बाद ही सौंपा जाएगा। बताया गया कि असली दुनिया के परीक्षण में धूल, धुआं और वायुमंडलीय विकृति के कारण यह हथियार उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। 2024 में अमेरिकी वायु सेना ने अपने चर्चित शील्ड कार्यक्रम को बंद किया, जो फाइटर विमानों में पॉड माउंटेड हाई एनर्जी लेजर जोड़ने के लिए था। उस वक्त अमेरिकी वायुसेना अनुसंधान प्रयोगशाला के डॉक्टर टेड ओरेट्स ने कहा, आगे कोई परीक्षण या मूल्यांकन नहीं होगा। शील्ड्स, ऐसा लगता है कि शील्ड उन कई समस्याओं से प्रभावित हुआ था जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तकनीकी कठिनाइयां, गर्मी का उत्पन्न होना, कठोर वातावरण, ये सब इस दावे की ओर इशारा करते हैं कि ये तकनीक अभी भी वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई थी। बिल्कुल, इसका मतलब यह नहीं कि लेजर हथियारों की अवधारणा छोड़ दी गई है, और जो भी वे कहते हैं, इसके बावजूद वायुसेना भी 2027 के वित्तीय वर्ष के लिए फंडिंग की मांग के साथ एक और कोशिश करने के लिए तैयार दिख रही है। ये दिखाता है कि हर लेजर पहल सफल नहीं होगी। सोंगबो को उड़ान के लिए अपनी उपयोगिता साबित करनी होगी। लगभग $30 मिलियन की लेजर हथियारों की चिंताजनक खूबियों के बावजूद इन्हें दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। अमेरिका अकेला देश नहीं है जो इस दौर में शामिल है। अगर आप यहां मेगा प्रोजेक्ट्स पर नियमित दर्शक हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। और आपको हमारा वीडियो याद हो सकता है जिसपे हमने यूके के ड्रैगन फायर लेजर के बारे में बताया था। सोंगबो की तरह ड्रैगन फायर भी ड्रोन, मिसाइल और प्रोजेक्टाइल से निपटने के लिए डिजाइन है
और इसमें सॉलिड स्टेट फाइबर लेजर तकनीक है। ड्रैगन फायर के विकास के लिए 100 मिलियन पाउंड की फंडिंग हुई है, जो ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय और निजी निवेशकों ने रॉयल नेवी के लिए दी है। अब भी वहां से काफी पैसा आ रहा है। ड्रैगन फायर की फंडिंग लगातार मिल रही है। सौभाग्य से ऑपरेशन की लागत सिर्फ 10 पाउंड होगी, यानी एक शॉट लगभग $13 से थोड़ी ज्यादा। हम 2017 में पहली बार पेश किए जाने के बाद से ही ड्रैगन फायर के बारे में जानते हैं, लेकिन कोविड ने चीजों को थोड़ा धीमा कर दिया, इसलिए इसकी पहली ट्रायल्स 2020 में हुई। 2024 में अभ्यास के दौरान इसने सफलतापूर्वक हवाई लक्ष्य को निशाना बनाया। हेब्रिड्स रेंज स्कॉटलैंड में इस हथियार ने 650 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ते ड्रोन को गिराया, जो फॉर्मूला 1 कार से दोगुनी तेज है। यह भी जान लीजिए, रक्षा मंत्रालय स्वाभाविक रूप से इसके संचालन के बारे में ज्यादा जानकारी देने से बच रहा है। ड्रैगन फायर को 2027 में रॉयल नेवी की टाइप 45 डिस्ट्रॉयर पर लगाया जाएगा। इसी कारण इसकी रेंज अभी भी गोपनीय है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि आधिकारिक विवरणों के अनुसार यह जितनी सटीकता देता है, वह 1 पाउंड के सिक्के, जो यूरो या अमेरिकी क्वार्टर के बराबर आकार का है, को 1 किलोमीटर दूर से मारने के बराबर है। ये 50 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है, तो ये सोंगबो के घोषित लक्ष्य से कम है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है। सोंगबो 50 किलोवाट लेजर ही इस्तेमाल करेगा, बस कई होंगे। यही बात इजराइल के आयरन बीम या लेजर डोम पर भी लागू होती है। रफाइल रक्षा तकनीक कंपनी ने 100 किलोवाट की उच्च ऊर्जा लेजर प्रणाली विकसित की है। रफाइल की मार्केटिंग में दावा है कि आयरन बीम आधुनिक युद्ध को फिर से परिभाषित करता है। हो सकता है ऐसा हो भी। बताया जाता है कि आयरन बीम उन वायुमंडलीय चुनौतियों को पार करने में सक्षम है जिनका सामना अन्य लेजर हथियारों को करना पड़ता है। लेजरों के मामले में जितनी बड़ी बीम होगी, उतनी ही अधिक वायुमंडलीय बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आयरन बीम इस समस्या को सैकड़ों छोटे सिक्के के आकार की बीमों को एक साथ छोड़कर हल करता है, ना कि एक बड़ी बीम से। ये सभी बीम एक लक्ष्य पर केंद्रित होती हैं, जब तक कि वह क्षतिग्रस्त या नष्ट ना हो जाए। ये दावा करता है कि हर इंटरसेप्शन पर लगभग 0 लागत आती है, चाहे वह कुछ भी हो। सबसे अहम बात, अब ये पूरी तरह चालू है। दिसंबर 2025 में आयरन बीम को 1 दशक से ज्यादा विकास के बाद इजरायली रक्षा बलों में तैनात किया गया। मार्च 2026 में सोशल मीडिया की फुटेज में ये हिजबुल्लाह के एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करता हुआ नजर आया। रफाइल के चेयरमैन युवल स्टाइनिट्स ने कहा, इजराइल पहला देश है जिसने हाई पावर लेजर तकनीक को ऑपरेशनल सिस्टम में बदलकर असली युद्ध में इंटरसेप्शन किया है। अब तक आयरन बीम मुख्य रूप से जमीन आधारित रहा है। इजराइल की प्राथमिकता कम दूरी के रॉकेट हमलों पर है। इसे जहाजों पर भी लगाया जाएगा। पिछले साल रफाइल के एक प्रतिनिधि ने बताया था कि वे समुद्री परीक्षण कर रहे थे। इसके अलावा सुरक्षा कारणों से वे काफी चुप्पी साधे हुए हैं। इजराइल शायद पहला हो, लेकिन आखिरी नहीं। उसके बाद दक्षिण कोरिया, रूस, यूक्रेन, भारत और जापान भी हैं। पिछले साल चीन ने अपना शिपबोर्न हाई एनर्जी लेजर हथियार LY-1 पेश किया, जिसके एडवांस्ड टेस्टिंग में होने की बात कही जाती है। सभी इसी थीम पर वेरिएशन बना रहे हैं। हाई एनर्जी लेजर्स पर पड़ते हुए अक्सर लेयर्ड डिफेंस शब्द मिलता है। फिलहाल और शायद आगे भी लेजर हथियार अकेला समाधान नहीं होंगे। इसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं और विचार करने के लिए बहुत सारी सीमाएं भी हैं। इसलिए ये देश के शस्त्रागार में सिर्फ एक हथियार बन जाएगा। सोंगबो जैसे सिस्टम्स भरोसेमंद इंटरसेप्टर्स के साथ तैनात रहेंगे, ताकि समुद्र की खराब स्थिति में भी क्रू के पास परेशान करने वाले ड्रोन से निपटने के विकल्प हों। कोई भी नहीं चाहता कि सतही जहाज बिना सुरक्षा के निष्क्रिय पड़े, क्योंकि समुद्री धुंध आ गई है। पारंपरिक प्रोजेक्टाइल्स शायद बेहद महंगे हों, लेकिन किसी न किसी रूप में वे शायद हमेशा बने रहेंगे। अन्य हथियारों के साथ काम करने के अलावा सोंगबो नौसेना के लेजर परिवार में शामिल होगा और सफल तैनाती पर मुख्य हथियार का काम करेगा। लेकिन वहां कुछ और छोटे सिस्टम भी हैं। उदाहरण के लिए ओडिन को ही लें। इसका मतलब ऑप्टिकल डेजलिंग इंटरडिक्टर है। जब हम यह लिख रहे हैं, तब नौसेना के जहाजों पर 7 ओडिन सिस्टम लगे हैं। वे वहां खास तौर पर एक इंफ्रारेड लाइट छोड़ने के लिए हैं, जो ड्रोन के ऑप्टिकल सेंसर को गड़बड़ा देती है। उसे गिराने के बजाय वे प्रभावी रूप से उसे रास्ता भुला सकते हैं और क्रैश करा सकते हैं। मई 2026 में
नौसेना ने बताया कि उसके पहले नाविकों ने वर्ल्ड सरफेस वॉरफेयर सेंटर की डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स इंटीग्रेशन लेबोरेटरी में नया प्रशिक्षण शुरू किया है। वहां उन्हें ओडिन तकनीक का उपयोग करने और सामान्य रूप से डायरेक्टेड एनर्जी हथियारों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस समर्पित लेजर प्रशिक्षण के साथ इसके भविष्य के मूल्य को लेकर स्पष्ट आत्मविश्वास है। ओडिन के अलावा सोंगबो का एक और पुराना रिश्तेदार हेलियोस है, जो एक उच्च ऊर्जा लेजर है जिसमें ऑप्टिकल डेजलर और निगरानी प्रणाली शामिल है। इसे छोटा कर हेलियोस कहते हैं, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन किया और ये आर्ली बर्क विध्वंसक यूएसएस प्रेबल पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा, हेलियोस 60 किलोवाट और सोंगबो 400 किलोवाट सिस्टम है। इसकी शक्ति कम है, लेकिन सोंगबो हेलियोस की जगह नहीं लेगा, बल्कि दोनों पूरक रूप में अलग अलग कामों में इस्तेमाल होंगे। जैसा कि नाम से पता चलता है, हेलियोस में इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर और सर्विलेंस सिस्टम है। ये नाम में ही है। ये आने वाले यानों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन विजन के लिए भी किया जा सकता है, और यहीं पर निगरानी वाला हिस्सा काम आता है। सोंगबो की तरह हेलियोस भी कई फाइबर लेजरों से बना है, जिन्हें स्पेक्ट्रल बीम कंबाइनिंग से एक बीम बनाया जाता है। ओडिन की तरह यह कम तीव्रता पर मानव रहित हवाई प्रणालियों को चकाचौंध और भ्रमित कर सकता है, लेकिन ओडिन के विपरीत इन्हें नष्ट भी कर सकता है। इसकी लेजर बीम छोटे लक्ष्यों को अत्यधिक गर्म करके नष्ट कर सकती है। समाचार रिपोर्टों के मुताबिक ये वही कर रहा है। मार्च में यूरोन्यूज के अनुसार यूएसएस प्रेबल के हेलियोस सिस्टम ने कई ईरानी ड्रोन गिरा दिए। इससे लॉकहीड मार्टिन के लोगों को जरूर खुशी हुई होगी, लेकिन आखिरकार हेलियोस इतनी ताकतवर नहीं है कि वो तेजी से बदलते आधुनिक युद्ध के सभी खतरों का मुकाबला कर सके। यह व्यक्तिगत ड्रोन और छोटी नावें संभाल सकता है, लेकिन मिसाइलों और ड्रोन झुंडों के लिए और ताकत चाहिए। इसलिए सॉन्गबर्ड इस परिवार का एक और सदस्य है, हेलकैप, जिसे हाई एनर्जी लेजर काउंटर ASCM प्रोग्राम भी कहते हैं। ये सॉन्गबोट का सबसे करीबी पूर्ववर्ती है। 300 किलोवाट का सिस्टम जो सतही जहाजों को एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से बचाने के लिए बना है। फिजिक्स टुडे 2024 के एक लेख में लेखक थॉमस केर और जेम्स ट्रेब्स ने बताया कि 300 किलोवाट हाई एनर्जी लेजर करीब 2.5 सेकंड में एल्यूमिनियम खोल वाले लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। हमें कहना चाहिए कि यह सिर्फ सिद्धांत है, क्योंकि अभी तक हेलकैप किसी जहाज पर नहीं लगाया गया। यह अभी भी 2028 तक एक टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तब तक शायद इसे और भी शक्तिशाली सोंगबो द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। सिद्धांततः सोंगबो जनवरी 2027 तक पूरा होना चाहिए। सफल होने पर यह अमेरिकी नौसेना के लेजर परिवार में अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इतनी सारी निर्देशित ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं और कई चुपचाप बंद भी कर दी गई हैं, इसलिए कुछ भी निश्चित नहीं है। सोंगबो वह संपूर्ण 400 किलोवाट समाधान हो सकता है जैसा होने का दावा किया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ अगले लेजर प्रोजेक्ट की ओर एक और कदम भर हो सकता है। हालांकि हथियार खुद चाहे जैसा भी प्रदर्शन करे, कम से कम निकट भविष्य में सबसे बड़ी चुनौती इसे जहाज के सिस्टम्स के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत करना ही होगी। लगातार शक्तिशाली होते जा रहे लेजर एक बात है, लेकिन अगर उनकी भारी ऊर्जा और ठंडा करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्नत जहाज ना हो, तो वे बस एक काफी हद तक बेअसर साबित होंगे। यही हमें उस बिंदु पर लाता है जहां भविष्य के युद्धपोत इसी तकनीक पर आधारित हो सकते हैं। जैसे आज मिसाइल भंडारण को ध्यान में रखकर जहाज बनते हैं, वैसे ही अगली पीढ़ी के सतही जहाज बिजली और ताप प्रबंधन के अनुसार बनाए जा सकते हैं। हम देखेंगे। जैरेड केलर के अनुसार क्रूज मिसाइल गिराने वाला लेजर हथियार बनाने का सपना लेजर जितना ही पुराना है। रक्षात्मक लेजर विकास का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है, जहां कई कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन असली दुनिया की परिस्थितियों में नाकाम हो जाते हैं। ऐसी तकनीक के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है, जिसे दूरी और वायुमंडलीय बाधा से आसानी से विफल किया जा सकता है। फिर भी ड्रैगन फायर और हेलियोस जैसे कुछ उच्च ऊर्जा लेजर परीक्षण में सफल रहे हैं, जिससे बाकी दुनिया को इस प्रतिस्पर्धा में प्रोत्साहन मिल रहा है। निर्देशित ऊर्जा प्रणालियों को तैनात करने की वैश्विक होड़ अब सचमुच शुरू हो चुकी है, जिसे कुछ लोग लेजर हथियारों का युग मानते हैं। यह स्टेल्थ विमान और सटीक मिसाइलों की पिछली होड़ की याद दिलाता है। अब सवाल ये नहीं कि लेजर समुद्री क्षेत्र तक पहुंचेंगे या नहीं, बल्कि ये है
कि देश इसे सफल बनाने के लिए कितनी जल्दी बाधाएं पार करेंगे। क्या सोंगबो उनमें से एक होगा? कौन जानता है। जब तक हम इसे काम करते हुए नहीं देख लेते, तब तक कुछ भी तय नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद।